नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन। आप देख रहे हैं देश न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम रणनीति में आज के हमारे मेहमान हैं संदीप दीक्षित जी। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सांसद हैं और दिल्ली में 3 बार सत्ता संभाल चुकी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के बेटे हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। आपके सामने चुनौतियों का पहाड़ होगा, लेकिन पहले आपका स्वागत करती हूँ संदीप जी। नमस्कार। कैसे देख रहे हैं आप आगामी चुनाव को सर? नहीं, उसको क्या कहते हैं, बड़ा रोमांचक है, एक्साइटिंग है। एक तो ये अच्छा लगा कि शीला जी की जो पुरानी सीट थी उसमें कांग्रेस ने लड़ने का मौका दिया, क्योंकि मैं पूर्वी दिल्ली से राजनीति रही है, वहीं से सांसद रहा हूँ और नई दिल्ली से संबंध तो था, क्योंकि जब मैम लड़ी, शीला जी लड़ी, तो 1998 में और 2003 में हम लोग पूरे कैंपेन में रहे, आना जाना रहा, कार्यकर्ताओं से एक जान पहचान रही। उसके बाद थोड़ा सा अलग हो गए थे, क्योंकि सांसद हो गए थे पूर्वी दिल्ली से जी। अब वापस उस जगह पे लड़ने का मौका मिल रहा है और ये भी है कि भाई ये एक जिसको आप लोग कहते हैं हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि हाँ, या जो भी कह लीजिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हैं जी। तो मेरे लिए तो ये एक मौका मिलेगा, न केवल नई दिल्ली की बातों का और एक विधायक की क्या भूमिका रही है पिछले 10 साल में उससे बात करने का, बल्कि मेरे आकलन में जो 10 साल बिल्कुल एक माफ करिए मैं शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूँ, एक निकम्मी सरकार के जो मुखिया के रूप में रहे हैं केजरीवाल, उसको भी उल्लेख करने का, और जब समय मिलेगा वो बातें कहेंगे। ये बातें हम बहुत समय से कहते रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट होके जब आप एक बात को कहते हैं तो उसको शायद लोग और मीडिया दोनों ज्यादा सुनेगा। सर, आप एक सुलझे हुए अनुभवी नेता के रूप में जाने जाते हैं, तो अपने क्षेत्र की जनता के लिए आपके सामने क्या दिख रहा है? क्या आपकी रणनीति में क्या होगा? देखिए, जहां तक नई दिल्ली की बात है, जो थोड़ा बहुत मैंने अभी देखा है पिछले 3-4 दिन में, और क्योंकि वहां से कार्यकर्ता आते रहे हैं, एक संबंध रहा है बहुत लंबा, उन्होंने कभी केजरीवाल को एक विधायक के रूप में देखा ही नहीं। ना कभी आते थे, वो आ गए, फीता काट के काम करके चले गए। लेकिन जो मौके मिलते हैं नई दिल्ली में काम करने के, उसमें वो बिल्कुल इफेक्टिव नहीं उतरे हैं। देखिए, एनडीएमसी का अगर एमसीडी के इलाके छोड़ दिए जाएं, एनडीएमसी में पैसा भी बहुत होता है, एनडीएमसी में उतनी दिक्कतें भी नहीं हैं, एक बड़ी आसान तरीके से व्यक्ति वहां काम कर सकता है। वो काम वो बिल्कुल नहीं उन्होंने किया। कई बार आपने देखा होगा, वीडियोस भी आए कि जो एनडीएमसी की मीटिंग थी, काउंसिल की थी, उसमें छोड़ के भाग गए, जबकि चेयरमैन है। भाई चेयरमैन है, आपको कंट्रोल करनी चाहिए मीटिंग, भाग जाते हैं। उसमें जो भी एनडीएमसी में 2-1 लोग हैं, कभी आपसे सवाल पूछते हैं, और अगर आप किसी भी काउंसिल के चेयरमैन हैं तो लोग तो सवाल पूछेंगे ना, सवाल पूछे बिना भाग जाते हैं, क्योंकि वो तो पुरानी आदत है उनकी, सवालों को कभी नहीं करना। तो ये बातें दिखाती हैं कि कम से कम इन्हें विधायक में क्या होना चाहिए ये बिल्कुल नहीं आता था, ना ये इलाके में जाते थे। उस बात से इनके खिलाफ व्यक्तिगत रोष तो है ही। और दूसरी बात यह है, क्योंकि केजरीवाल ने हमेशा अपने आप को एक बड़े लीडर, एक मुख्यमंत्री के रूप में हमेशा पेश किया है। भले नई दिल्ली का व्यक्ति एमसीडी के इलाके में नहीं रहता है और दिल्ली सरकार के कामों का या नाकामों का इतना उस पर असर नहीं होता है, लेकिन यहाँ के लोग भी जाते हैं, बाहर जाते हैं, शादियों में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, उनके रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं, तो उनके दिल में भी ये टूटी हुई दिल्ली का उतना ही दर्द है जितना और किसी दिल्ली के नागरिक का है। प्राथमिकता क्या होगी आप? दोनों, क्योंकि ये आदमी अपने आप को दोनों चीजों के लिए सामने रखता है ना। भाई आज आप देखो, ये क्या कह रहा है, ये भी नहीं कह रहा कि मेरे विकास में मुझे काम दो, ये कह रहा है मैं कट्टर ईमानदार हूं, जो खुद सेल्फ सर्टिफिकेशन है। ईमानदारी का कोई सेल्फ सर्टिफिकेशन नहीं होता है। ईमानदारी में कभी अगर आप पर प्रश्न उठते हैं तो कोर्ट ही है जो तय कर सकता है कि आप ईमानदार हो कि नहीं, पर ये इस सेल्फ सर्टिफिकेशन के चक्कर में चुनाव लड़ रहा है। तो इसको भी मालूम है कि मेरा विकास अब कहीं काम नहीं कर रहा, इसलिए उस पर हम लोग प्रभाव देकर कहेंगे कि आपकी जवाबदेही औरों जगह हो ना हो, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपके दोनों रोल्स की महत्वपूर्ण भागीदारी रहेगी, क्योंकि आप वोट तो उसी के रूप में मांग रहे हो ना, अपनी ईमानदारी पर और अपने सो कॉल्ड कामों पर। तो आप टूटी फूटी दिल्ली की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि निकम्मी सरकार, लेकिन इसी पार्टी के साथ आपने कई जगह गठबंधन भी किए सर। जी, गठबंधन किया हमने लोकसभा में जी। हमने जहां दिल्ली सरकार में इनका काम है वहां गठबंधन नहीं किया, ना दिल्ली के विधायकों के काम पर किया, ना केजरीवाल के काम पर किया। देखिए क्या था, जब हम 2024 में आए और आपने देखा होगा 2022-23 से राहुल जी ने जब से भारत यात्रा की, तो उन्होंने एक कहानी गढ़ी या एक नरेशन गढ़ा। मतलब नरेशन का हिंदी में एग्जैक्ट क्या होता है, कथानक कहते हैं, लेकिन कथानक से मुझे समहाउ वो सेम मीनिंग नहीं निकलता है कि उसमें क्या गड़बड़ियां रही हैं मोदी की नीतियों की, किस तरीके से देश के लिए उसने अहित किया है, यहाँ का जनता का हित नहीं कर पाए हैं।
और हम सब के लिए ये महत्वपूर्ण बन गया था कि ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटा देना चाहिए। अब अगर उसको आप दिल्ली में लाते हैं तो दिल्ली में एक बहुत बड़ा कॉमन वोटर है लोकसभा स्तर पर, ठीक है, जो हमारा और इसका आम आदमी पार्टी का लगभग कॉमन है, और जो एंटी बीजेपी है वो कभी बीजेपी हमको देगा, कभी बीजेपी को देगा। तभी आपने देखा होगा पार्लियामेंट के चुनाव में हमेशा वोट शेयर जो है वो नहीं रहा जो लोकसभा में रहा। 2019-14 में भी हम लोगों ने पार्लियामेंट में अच्छा वोट पाया था, भले ही थर्ड पे रहे हों, और 2019 में तो बल्कि हम लोग 5 सीटों पर सेकंड भी रहे थे। तो वो वोट जो है जब लोकसभा की बात आती है तो विवशता में अलग अलग वोट उसको कभी कभी करना पड़ता है। तो हमारा ये था कि अगर बड़ी सरकार को हटाने के लिए हम सब एक हैं तो हमें फिर ये अपनी छोटी लड़ाइयों में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जब हम दिल्ली सरकार में आते हैं तो वही लॉजिक यहां भी काम करता है। मैं बार बार इस बात को रेखांकित करता हूं कि जैसे हमको लगता है कि मोदी और उनकी नीतियां और उनकी पार्टी की नीतियों ने देश का हित किया है, उसी तरह बल्कि उससे ज्यादा केजरीवाल ने दिल्ली का हित किया है। तो अगर हमको वहां मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो दिल्ली में हमको दिल्ली बचाने के लिए केजरीवाल को हराना है। लेकिन जैसे अगर हम वोटर से बात करें तो लगता है जैसे भाजपा के पास मोदी जी का चेहरा है, एक छवि है, वहीं केजरीवाल जी को हम देख लें तो उनके काम जनता के लिए जो शिक्षा, स्वास्थ्य, उन्होंने जो काम किया है, उनकी जो नीतियां हैं, कांग्रेस के पास क्या है? नहीं, देखिए, पहली चीज तो मैं अच्छा किया आपने मोदी और केजरीवाल की बात की, क्योंकि मेरे ख्याल से दोनों इस समय इनके लिए एसेट नहीं है। अगर आप 10 साल देखें तो कोई बता दे भाई डीडीए ने क्या किया दिल्ली के लिए। डीडीए तो विकास दिल्ली करती है, और नरेंद्र मोदी के लिए नरेंद्र मोदी का दिल्ली के विकास में क्या चेहरा है? डीडीए और पुलिस, इन दोनों ने क्या किया? इन्होंने एक आध बड़े हाईवेज जो बनाए, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है जिसका दिल्ली से कोई लेना देना नहीं, उस कंस्ट्रक्शन को छोड़ के दिल्ली में क्या कंस्ट्रक्ट हुआ पिछले 10 साल में भारत सरकार का? और पिछले 10 सालों में शायद 8 साल तो इनकी एमसीडी रही, और एमसीडी का क्या हाल है सबको मालूम है। पहाड़ों के ढेर लग गए, कूड़ा हर जगह फैला हुआ है, टूटी हुई सड़कें हैं। एमसीडी तो बिल्कुल ही बदनाम रही ना। तो नरेंद्र मोदी का दिल्ली के विकास में अगर कोई चेहरा है तो जीरो है। फिर आते हैं केजरीवाल पे। आपने बात की उनकी शिक्षा की और स्वास्थ्य की। कभी मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप मुझे विस्तार से समय दें तो इनके शिक्षा का मॉडल क्या है और उनके हेल्थ का मॉडल क्या है। मैं सही में आपसे कहता हूं, आप अपने आंकड़े लेके आ जाइएगा और मेरे साथ आप बैठिएगा। मेरी बात आप भले ना माने, मैं आपको एक विजन प्रस्तुत करूंगा, तब आप बताइएगा कि सही इन्होंने कोई भी काम इस क्षेत्र में किया कि नहीं। पर उसको भी चलो छोड़ दीजिए। दिल्ली में जिस तरीके से ये काम नहीं कर पाए हैं, तो मेरे ख्याल से अगर ये अब की बार भी बिल्कुल ही उसी का चेहरा लेकर जाएंगे तो देखिए फिर उसका भ्रष्टाचार भी सामने आएगा, टूटी हुई सड़कें भी सामने आएंगी, बुरी हवा जो है वो भी सामने आएगी, जमुना जी की जो हालत है वो भी सामने आएगी, कोविड में यही अस्पतालों में जगह क्यों नहीं मिल पाई वो भी सामने आएगी, हमारे स्कूलों का जो परसेंटेज बढ़ रहा था कांग्रेस के समय जो अब एक तरीके से स्थिर हो गया वो भी सामने आएगी। मैं ये पूछना चाहता हूं ना कि हमारे समय में 10 साल में करीबन 3 या 4 गुना यहाँ एनरोलमेंट बढ़ा, इनके यहाँ 20% भी नहीं बढ़ पाया, वो भी आएगी। जितने हमारे समय में बच्चे 12वीं में इम्तहान दिया करते थे उसके आधे आज हो गए, वो भी सवाल सामने आएगा। एक भी नया कॉलेज नहीं बना, वो भी सवाल सामने आएगा। तो सवाल तो फिर आने लगेंगे सामने, और जब इन सवालों को हम रखेंगे तो मेरे हिसाब से इस इलेक्शन में नरेंद्र मोदी की एमसीडी और केजरीवाल की दिल्ली सरकार कांग्रेस के लिए एसेट है। सर, तो आप जो मुझे समझ में आ रहा है अब तक कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पे चुनाव लड़ने वाले हैं या अपना कोई मैनिफेस्टो होगा? दोनों होंगे। एंटी इनकम्बेंसी ये दिखा देगा कि जो कांग्रेस कर सकती थी ये उसका 1% भी नहीं कर पाए, और उससे क्रेडिबिलिटी आती है। भाई रेस जब आप दौड़ते हैं तो भले आप उस रेस में ना हो, रिकॉर्ड तो उसी का होता है ना जो सबसे तेज दौड़ा था। तो ओलंपिक और वर्ल्ड रिकॉर्ड तो शीला जी का ही कांग्रेस सरकार का है, और मीलों आगे है। ये वो भी रिकॉर्ड नहीं है कि जिसमें 0.02 सेकंड से हम जीते हों। आप ये मान लीजिए 100 मीटर की रेस भी हम घंटों से जीते हैं। इतना मेरे ख्याल से इनके विकास में और हमारे विकास में अंतर है। तो वो तो हम बात सामने लाएंगे ही, इनकी नाकामियों को भी सामने रखेंगे, क्योंकि आज के जमाने में जब तक आप सामने नहीं रखे कोई बात, कम लोग जरा उसको समझते हैं। व्हाट्सएप का जमाना है, सवेरे कुछ आ जाता है कि बहुत कुछ हुआ, तो नहीं कुछ हुआ भी है तो बहुत लोग समझने लगते हैं कि बहुत कुछ हुआ है। इसलिए बात को बार बार कहना पड़ता है। एक वो, दूसरा ये है कि फिर अगर हमको सरकार मिलती है तो हम क्या ऐसा कर पाएंगे जो इनकी 2 सरकारें नहीं करेंगी। देखिए, क्रेडिबिलिटी है कि दिल्ली सरकार को कांग्रेस ही चला सकती है, क्योंकि कहीं भी आप चले जाओ शीला जी के विकास की बात हो रही है, और शीला जी मुख्यमंत्री किस पार्टी की थी? कांग्रेस की थी। तो असली में तो कांग्रेस की मुख्यमंत्री थी। तो ये भी लोग मान रहे हैं कि अगर किसी ने काम किया दिल्ली में तो कांग्रेस ने काम किया। तो क्रेडिबिलिटी हमारी है।
अब हमें केवल ये बताना है कि आने वाले समय में हम क्या करेंगे, और हमारे दो इसमें मुख्य धारा रहेंगे, उसके डिटेल आ जाएंगे। एक यह है कि जिस तरीके से शीला जी ने दिल्ली को संवारा, उसी तरीके से संवारने के काम को हम आगे बढ़ाएंगे आज की परिस्थितियों में। और दूसरा, कोई भी सरकार हो, कितनी भी निकम्मी और खराब हो, वो भी दो चार अच्छे काम करती है। कांग्रेस का हमेशा यह रहा है कि जब हम एक सरकार के बाद अपनी सरकार लाते हैं तो हम पुराने सरकार के अच्छे कामों को बंद नहीं करते। जब इंदिरा जी की सरकार 80 में आई थी तो IRDP के कार्यक्रम जिसकी शुरुआत जनता पार्टी ने की थी, उसको हमने और बेहतर करके इंप्लीमेंट किया। सर्व शिक्षा अभियान जब शुरू हुआ अटल बिहारी जी के समय और नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो हमने उसे बंद नहीं किया, उसे बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया। इसने क्या किया, केजरीवाल ने जैसे ही आई लाडली स्कीम बंद कर दी, किशोरी योजना बंद कर दी, पेंशन्स बंद कर दी, दिल्ली के फ्लाईओवर्स बंद कर दिए, सड़कों का निर्माण बंद कर दिया, और अपनी तरफ से जो ये चीज ऐसी चीजें लाई जो लोगों के लुभावने वाली थी, वो फ्री फंड वाली बात थी। जैसे अभी में आने वाली थी महिला सम्मान योजना, बाद में आते हैं, लेकिन बिजली और पानी जो उन्होंने मुफ्त किया, इसने केवल क्या किया, कुछ नया नहीं किया। बिजली में कांग्रेस पहले भी 50 से 60% सब्सिडी देती थी, इसने केवल क्या किया, उसमें और पानी में जो हम 80% सब्सिडी देते थे उसको 100% किया। और कांग्रेस का हमेशा ये मानना होता है कि 100% फ्री कोई चीज इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि लोगों की उसमें एक जो उसको कहते हैं ना, एक किसी चीज को अपना मानने वाली इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। भले आप 1 रुपया चार्ज करो, भले 54 चार्ज करो, जब आप कोई चीज देते हो तो एक ग्राहक के रूप में आप अपने अधिकार भी उसको समझते हो। आप सिर्फ ग्राहक नहीं हो, आपके लिए सरकार माई बाप नहीं है, आपके लिए सरकार आपके विकास में आपका साथी है। जब आप फ्री देते हो तो आप माई बाप की भूमिका निभाते हो, जो एक सामंती सोच है, और कांग्रेस हमेशा सामंती सोच के खिलाफ रही है। और मैं उसमें कहूंगा, उसमें चाहे मोदी हो चाहे केजरीवाल हो, ये चाहते हैं कि सामंत की तरह ये जनता के ऊपर राज करें, और जनता नागरिक भी नहीं, एक सामंत में जो भिखारी की तरह जो है उसके सामने आए, इसलिए 100% करते हैं। लेकिन हमारे ये कि ठीक है, इनकी कुछ एक ऐसी चीजें रही हैं जो जनता को लगा नहीं ये राहत हमें मिलनी चाहिए, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। जहां तक महिलाओं की बात है, आप उसके महिला सम्मान की आप बात करें, भाई ये तो कांग्रेस ने शुरू किया सबसे पहले हिमाचल में, उसके बाद हमने तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, या जो भी उसकी अभी तुमने महाराष्ट्र में देख लिया, हम वो बीजेपी ने किया। जी जी, लेकिन हमने इसी का एक रूप महाराष्ट्र में देखा भी, तो यहाँ क्यों नहीं किया, यही तो मैं कह रहा हूं। केजरीवाल ने फिर दिल्ली में क्यों नहीं किया? भाई हमने हिमाचल में कर दिया, हिमाचल की शायद सरकार को अभी 2 साल सेलिब्रेट हुए, 2 साल पहले। उसके पहले यही प्रॉमिस इन्होंने पंजाब में किया था, अगर आपको याद होगा, आम आदमी ने। पंजाब में तो 1 रुपया भी नहीं मिल रहा महिलाओं को, तो हम कैसे मान लें कि दिल्ली में मिलेगा? और दिल्ली में आपकी 2-3 साल से सरकार है, महिला सम्मान योजनाएं हर राज्य में चल रही हैं, मध्य प्रदेश में चली, हिमाचल में चली, साउथ में चली, आप भी इंप्लीमेंट कर देते। मुझे लगता है इन्होंने 2-1 महीने पहले, जिस कारण से इन्होंने अपने विधायक भी बदले हैं, जब इन्होंने सर्वे किया और पता चला कि हालत खराब है और ये ऑपरेशन में भी नंबर 2 भी नहीं रहेंगे, ऑपरेशन में इतनी बुरी हालत है, तो ये नई स्कीमों को लाने लगे। इसलिए इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। आप चुनावी वादा मान रहे हैं? केवल चुनावी वादा भी नहीं, अपनी साख बचाने का वादा। चुनावी वादा तो सब करते हैं, ये केवल अपनी साख बचाने का वादा है। जो ये सीट है नई दिल्ली की, इसमें अगर हम बीजेपी से देखें तो प्रवेश सिंह का नाम सामने आ रहा है, और एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी, मतलब आप भी पूर्व मुख्यमंत्री जी के बेटे, प्रवेश सिंह भी पूर्व मुख्यमंत्री जी के बेटे, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो मेरे ख्याल से वो है, एक कोइंसिडेंस है। लेकिन अगर आप माने, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार में कुछ काम किया है, नहीं किया है, वो 10 साल विधायक रहे हैं। प्रवेश जी 10 साल पार्लियामेंट में रहे हैं, मैं 10 साल पार्लियामेंट में रहा हूं, तो हम लोगों के भी तो कामों की कहीं ना कहीं आकलन होगी, तो उस पर भी तो बात होगी। आज आप, अगर मैं कह रहा हूं कि मैं नई दिल्ली की अच्छी तरीके से सेवा कर सकूंगा, तो मेरा 10 साल का सांसद का क्या रिकॉर्ड रहा विकास का, उसको भी सामने लाना चाहिए। अगर केजरीवाल कह रहे हैं कि मुझे 5 साल और दो विधायक बन के सेवा करने का, तो उसको भी अपने 10 साल के रिकॉर्ड का आंकलन करना पड़ेगा। और प्रवेश जी कह रहे हैं कि मैं सबसे अच्छा विधायक रहूंगा, तो आप भी बताइए 10 साल में आपने अपने इलाके में क्या किया। और मैं इतना तो जानता हूं, मैं कोई अहंकार से नहीं कह रहा, कि मेरे सांसदी के 10 साल, प्रवेश जी के सांसदी के 10 साल और इनके विधायकी के और मुख्यमंत्री के 10 साल अगर तीनों को एक परत में कर दें, तो फिर हमारी जीत तो आज से ही सुनिश्चित। ऐसा लग रहा है सर जैसे अभी इस सीट के लिए बीजेपी और कांग्रेस एकजुट हो चुकी है कि केजरीवाल को हटाना है। नहीं, हम लोग ये जुट हो चुके हैं कि केजरीवाल तो हट गया, हम में से कौन जीतेगा। मेरे ख्याल से डिबेट ये है। जी सर, अभी आपको रोकूंगी, एक छोटा सा ब्रेक लूंगी सर। अगला सवाल, अगर हम पार्टी की बात करें, अब तक तो हम आपके प्रदेश की जनता की बात कर रहे थे, क्या कर सकते हैं यहाँ पर, क्या चुनौतियां हैं, लेकिन पार्टी की बात करें तो पार्टी इस वक्त जो जिस हालात में है,
सही नहीं है। आपको क्या लगता है कि इसको पुनर्जीवित करने के लिए क्या करने की जरूरत है? देखिए, पार्टी की हालत अच्छी नहीं। देखिए, संगठन के रूप में और नेताओं के रूप में पार्टी हमेशा ठीक रही। अगर ऐसा नहीं होता तो सारी पार्टियां हमारे लोगों को टिकटें नहीं देती। आज 7, 8, 10 सीटें आम आदमी पार्टी में पुराने कांग्रेसियों को मिल रही है। लवली जी गए हैं, सुना उनके भी 6-7 साथी जो कांग्रेस के गए उनको वहां भी टिकट मिल रही है। तो नेता कांग्रेस में रहे हैं, ठीक है, तब भी थे, आज भी हैं। तो ये बात तो मान लेंगे कि हमारे पास नेता अच्छे हैं। लेकिन जनता के बीच में जो 12-13 में एक माहौल बना, कुछ 2G को लेके, कॉमनवेल्थ को लेके और चीजों को लेके, जो समय ने सिद्ध कर दिया कि केवल झूठ था, उसके बाद कुछ नहीं था। क्योंकि ना केजरीवाल कोई चीज कर पाए ना भारत सरकार। बल्कि आपने देखा होगा, आज से करीबन 6-8 महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि जो शीला जी पे तमाम इल्ज़ाम लगाए जाते थे उनको तब भी मालूम था सही नहीं है, और उन्होंने ब्लेम किया केजरीवाल को कि इसमें अनर्गल उसने बातें कही। निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में कहा कि आप एक महिला के खिलाफ 360 पेज की लिस्ट लिए घूमते थे। कहां गई वो लिस्ट भाई? कहां क्या प्रूव हुआ? वो दिखाना चाहते थे कि कितना बड़ा झूठा है केजरीवाल स्वयं। हमने अभी कुछ दिनों पहले एक RTI की कि दिल्ली जल बोर्ड में शीला जी के खिलाफ कितने केस हैं, उसने कहा 0। एक विजेंद्र गुप्ता जी ने RTI मांगी CBI से कि कॉमनवेल्थ में क्या हुआ, तो उनका कि साहब 37 केस में हमने इन्वेस्टिगेट किया, किसी में भी करप्शन की कोई हिंट नहीं मिली। फिर आपको याद होगा एक CAG की रिपोर्ट आई थी, वो CAG की रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में गई। दिल्ली विधानसभा में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उसको देखती है, वहां तो 67 उस समय विधायक थे। उस रिपोर्ट का क्या हुआ पता नहीं चला। तो समय ने सिद्ध कर दिया कि जो कुछ कांग्रेस के खिलाफ कहा गया था वो बिल्कुल ही सरासर झूठ था। तो उस परिस्थिति में ठीक है, उस कारण से 5-7, 6-7 साल हम लोग बैकफुट पे रहे। और दिल्ली ने, क्योंकि बहुत सा ऐसा वोटर है दिल्ली में जो है तो कांग्रेस का वोटर, लेकिन कांग्रेस को इसलिए नहीं वोट दे रहा था क्योंकि हम, अगर वो बीजेपी विरोधी था तो हम आम आदमी को नहीं जिता पा रहे थे, और अगर आम आदमी विरोधी था तो हमको वोट देके बीजेपी नहीं हार रही थी, वो आम आदमी की तरफ जा रहा था। आज हमने वो अपनी क्रेडिबिलिटी वापस ली है। पिछले 2-3 साल में हम लोगों ने मेहनत की है। आप देखिए, एक 3 या 4 सीट्स पे हमने अच्छी तरीके से पार्लियामेंट का काम किया। हमारे लोगों ने आम आदमी पार्टी को भी अच्छी पोजीशन पे लाया। ठीक है, जीत नहीं पाए वो दूसरी बात है। तो कांग्रेस में एक आप समझ लीजिए एक एक्टिविटी हुई, कार्यकर्ता हमारा जागा, लीडरशिप हमारे साथ पहले से ही है, और आज लोगों की स्मृतियों में कांग्रेस है। आप सड़क पे, जैसे मैं पहले बताया, कहीं चले जाओ, क्या लोग जब सड़क पर बात कर रहे हैं, जैसे आपने खुद कहा कि ये शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल की बात करते हैं, आम चर्चा में क्या इनकी शिक्षा की बात हो रही है या शीला जी की दिल्ली की बात हो रही है? आम चर्चा में इनके मोहल्ले क्लिनिक की बात हो रही है या शीला जी की दिल्ली की बात हो रही है? आम चर्चा में मोदी जी के दिल्ली में किए हुए कार्यों की बात हो रही है या शीला जी की बात हो रही है? क्यों कांग्रेस को या शीला जी को याद किया जा रहा? भाई, मैं ये कह रहा हूं कि हम एक होटल में बैठे हैं और बढ़िया से बढ़िया खाना खा रहे हैं और हमको अपनी मां की रोटी याद आ रही है, तो इसका मतलब है जो परोसा गया वो बेकार ही है ना। तो फिर 2013 में ऐसा क्या हुआ सर? देखिए, 2013 में बहुत थे। 2013 में विकास पे कोई लॉ नहीं, एक माहौल फैल गया कि कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार है, कांग्रेस ने पैसा खाया है, कांग्रेस इस कारण से काम नहीं कर पा रही है। और जब हम लोगों से कहते थे विकास हुआ तो लोग कहते थे विकास आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इसमें पैसा कमाना चाहते हैं। एक जैसे मैंने कहा था, एक कथानक के एक नरेशन बन गया था, और कभी बनता है, जब नरेशन बनता है आप उसको रोक नहीं पाते हैं। और आप माने न माने, उसमें कुछ आप और आपके मीडिया के साथियों का भी बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि मैं तो मीडिया के साथियों से केवल एक सवाल पूछता हूं। 2013 में आपने तमाम इल्जामों को उछाला, पिछले 10 साल में कभी कहा कि ये इल्जाम जो है प्रूव नहीं हुए? उस पर भी तो आपको चर्चा करनी चाहिए थी ना। तो इसलिए मैं मानता हूं कि थोड़ा आप लोगों का एक तरफा रुख इस चीज में रहा। पर चलिए, उसमें आप जिम्मेवार नहीं हैं, वो आपके जो भी सीनियर उस समय रहे होंगे। पर वो क्योंकि एक कहानी बनी, और हमको पसंद हो या ना पसंद हो, इस देश में आदमी चाहता है कि हमारा नेता कम से कम प्रत्यक्ष रूप में ऑनेस्ट हो। तो वो जो एक कहानी बनी थी, उसने दिल्ली सरकार में भी हमको डैमेज किया, और कुछ वो जो निर्भय हुआ वो उसका लगता है एक बहुत बड़ा एक हुआ, जबकि दिल्ली सरकार का उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। मेरे हिसाब से तो भारत सरकार का भी नहीं था, क्योंकि भाई बहुत ही जघन्य कांड हुआ, लेकिन उसमें कोई ये नहीं था कि सरकार की या पुलिस के किसी निकम्मेपन से वो इंसिडेंट हुआ। और बल्कि आपने देखा होगा कि वो एक रिमोट जगह पे हुआ, वहां एक CCTV कैमरा था, उसमें वो पकड़े गए, दोषी पकड़े पाए गए, फटाक से उसको मतलब सजा भी हो गई, और जो भी प्रक्रिया होती है 2-3 साल में उनको फांसी हो गई या जो भी उसकी सजा हुई। तो लॉ एंड ऑर्डर कहीं उसमें कमजोर होता हुआ नहीं दिखाता, लेकिन मैं बता रहा हूं जो एक माहौल बना उसमें सारा का सारा नजला। लेकिन अभी एक लॉ एंड ऑर्डर की चूंकि आपने बात छेड़ी,
तो अभी जो दिल्ली के हालात है लॉ एंड ऑर्डर के, उस पर आपका क्या रुख है? मतलब दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर अच्छे नहीं, अभी से नहीं, काफी समय से खराब। कभी स्कूलों की चर्चा हो जा रही है, बिल्कुल, कभी बिल्कुल। मतलब रोज गोलीबारी, कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। हो रहा है, ट्रेडर्स लूटे जा रहे हैं, रेप की घटनाएं भी बढ़ी हैं, छोटी चोरियां बढ़ी हैं, जंजीरों की स्नैचिंग बढ़ी है, जो सीरियस क्राइम्स कहे जाते हैं, मर्डर वो बहुत ज्यादा हुए हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है आज काफी चिंताजनक है। उस इश्यू को तो हम नहीं, तभी तो हम कह रहे हैं, उस पर तो हम सवाल उठाएंगे नरेंद्र मोदी पे, हम पूछेंगे उनसे कि जिस चीज के लिए, अगर आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी कि महिलाओं की रक्षा सुरक्षा का बहुत बड़ा एक वायदा उसमें किया था, उस पर तो हम उस पर सवाल उठाएंगे। लेकिन मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, इस विषय पे दिल्ली सरकार भी कोई पाक साफ नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि दिल्ली सरकार की इसमें जिम्मेवारी है। मैं ये भी नहीं कहूंगा, उस समय केजरीवाल ने कहा था कि शीला जी कहती हैं लॉ एंड ऑर्डर मेरे पास नहीं है, निकम्मी है, इसलिए इसको हटाना चाहिए, मैं आऊंगा तो देखो क्या होता है। पहली चीज तो वो सवाल आप लोगों को उससे जरूर पूछना चाहिए कि आपके आने के बाद भी ये सब क्यों हो रहा। पर मेरा उससे एक अलग बात है, मेरा ये है कि 2 या 3 या 4 ऐसे काम हैं जो दिल्ली सरकार दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को करने के लिए कर सकती है। इन्होंने एक वायदा किया था कि हम 100% दिल्ली में सीसीटीवी लगाएंगे। कहां गए भाई वो? आप बताओ, पता नहीं, ये कहते हैं हमने बहुत सीसीटीवी लगाए, एक भी क्राइम इनके सीसीटीवी ने पकड़ा क्या आज तक? मैंने 2 एक क्राइम देखे बैंक के, वो बैंक का जो अंदर टेलर के अंदर का जो होता है या बैंक के अंदर का सीसीटीवी होता है, उसने तो कैच किया। अगर हमारी सड़कों पे, हमारे चौराहों पे, हर जगह पे सीसीटीवी लगे हुए हैं तो कोई तो क्राइम कैच करते। तो आप ये सब सुनिश्चित करेंगे अगर आप मैं एक और बात करूं, लास्ट इन्होंने कहा था कि हम हर जगह स्ट्रीट लाइट कर देंगे जिससे महिला सुरक्षित फील करेगी। कहां है वो स्ट्रीट लाइट्स? कम से कम मेरे ख्याल से 25-30% चौराहे ऐसे दिल्ली में होंगे इंटीरियर में जहां आज भी लाइट नहीं जलती है। तो दिल्ली सरकार का जो योगदान होना चाहिए था लॉ एंड ऑर्डर में, वो तो बिल्कुल ही इनइफेक्टिव रहा है ना। हम लोग के आने के समय क्या है, एक तो यह है सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको भारत सरकार से सहयोग करना चाहिए, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे विकास की बात हो। इस संविधान ने, जिसकी हम रोज कस्में खाते हैं, अच्छा लगे बुरा लगे, उसने दिल्ली को एक विशेष दर्जे के रूप में बनाया है। उसमें भारत सरकार को कुछ जिम्मेवारियां दी हैं, दिल्ली सरकार को कुछ जिम्मेवारियां दी हैं। आपको लगता है वो जिम्मेवारियां पूरी नहीं है, उसके लिए लड़िए, उसके लिए केस करिए, उसके लिए पार्लियामेंट में जाइए, लोगों से कहिए कि हमें लोकसभा दे दीजिए, हम उसको चेंज करेंगे। लेकिन तब तक तो काम करिए ना। हम एक तो कम से कम सीधी बात है, रोएंगे नहीं, हम रोंदू पार्टी नहीं है केजरीवाल की तरह। कभी कभी तो माफ करिए, प्रधानमंत्री जी भी रो लेते हैं, पर चलिए वो हो सकता है किसी कारण से करते हो, पर इसकी तरह रोंदू नहीं है कि इस कारण से हम काम नहीं कर पाएंगे। बहुत सी अड़चनें थी शीला जी के सामने भी, उनके मंत्रियों के सामने भी। कभी आप समय देंगे तो मैं कुछ ऐसे इंस्टेंसेस बताता हूं जो कांग्रेस के मंत्री मुझे बार बार बताया करते थे, किस तरीके से शीला जी अटल जी से और औरों से काम करवा के ले आती थी। वो अगर आप में वो दक्षता नहीं है और लोगों के काम करने की वो विनम्रता नहीं है तो ये काम नहीं होगा। सर, उस समय माहौल, राजनीतिक माहौल जो पार्टियों के बीच था वो भी अलग था थोड़ा। तो दिल्ली में बिगाड़ा किसने? दिल्ली में सबसे पहले भद्दी भाषा का इस्तेमाल किसने किया? हर नेता के ऊपर गाली गलौज करना, उसको भ्रष्ट बताना, ये किसने शुरू किया? किसने कहा सड़कों पे कि नेता को हैंग कर दो, नेता को फांसी दे दो? ये किसने शुरू किया? जब शीला जी गई निर्भय में वहां अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, तो उन पे चप्पलें किसने फेंकवाई? हमने तो नहीं फेंकवाई, तो आम आदमी पार्टी के लोगों ने फेंकवाई। मैं अपनी गाड़ी लेकर अगर इंडिया गेट में के लोगों से बात करें, मेरी गाड़ी को तोड़ ताड़ के ऑलमोस्ट जलाया किसने? केजरीवाल के लोगों ने। बिगाड़ा तो आपने ना माहौल। एलजी से झगड़ा किसने किया? भाई जंग साहब से झगड़ा इन्होंने किया। क्या ये बताइए, सारे एलजी हमारे यहां खराब हैं? सारे पुलिस कमिश्नर खराब हैं? सारे चीफ सेक्रेटरी खराब हैं? सारे आईएएस खराब हैं? सारे मंत्री बीजेपी के खराब हैं? क्या सभी खराब हैं इनको अकेला छोड़ के? क्या उस भगवान ने केवल एक ही नेता दिया दुनिया में, बाकी सब छोड़ दिए हैं? किसी से इनकी नहीं बनती है, हर से ये बदतमीजी करते हैं, तो फिर कैसे सामंजस्य बनेगा? कोऑर्डिनेशन सिर्फ शब्दों में या कागज में नहीं होता है, व्यवहार में भी होता है। हजारों शादियां होती हैं, शादी करके आपके और आपकी वाइफ के बीच में संबंध बन जाते हैं, पर उसको आप उसका व्यवहार कैसे करते हैं, उससे व्यवहार आगे चलता है, सिर्फ कागज से नहीं चलता है। सर, ये जो भाजपा की मशीनरी है, केजरीवाल की अभी सत्ता में है मौजूदा समय में, इससे आप इस चक्रव्यूह को भेदेंगे कैसे? जनता के विश्वास से। जनता का विश्वास हर चक्रव्यूह तोड़ देता है। जब बटन दबता है ना मैम, तो फिर कुछ नहीं चलता। और मुझे लगता है इतना बटन दबेगा हाथ में कि कोई भी इनका चक्रव्यूह हो, कोई भी इनमें ईवीएम हो, कोई भी इनमें इश्तहारबाजी हो, कोई भी मॉडल, कोई भी चैनल इन्होंने या आम आदमी पार्टी ने खरीद रखा हो, जब जनता बटन दबाएगी
तो फिर आखिर में रिजल्ट तो हमारा ही निकलेगा। लेकिन जो हरियाणा में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, मतलब जो दिख रहा था वो नहीं हुआ, रिजल्ट तो बिल्कुल पलट के आया। भाई मैं कह रहा हूं जो दिल्ली में नहीं दिख रहा है वही होगा। आप देखिएगा, आप जो आप कह रहा हूं कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके का रिजल्ट महाराष्ट्र में आएगा, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का रिजल्ट हरियाणा में आएगा, और किसी को उम्मीद नहीं होगी किस तरह का रिजल्ट दिल्ली में आने वाला है। अभी आप शीला जी की बात कर रहे थे अपनी मदर की, तो मुझे लग रहा था कि आपको भी काफ़ी तकलीफ हुई होगी, और चूंकि आपकी माँ ही थी वो, तो उस हार का बदला लेना है सर? नहीं, हार का बदला नहीं। देखिए ऐसा है, अगर मैं इतना बताऊं, अगर आप राजनीति में हैं तो हार जीत होगी, और अगर आपको हार जीत लेने की क्षमता नहीं है तो आपको राजनीति में नहीं होना चाहिए। बहुत सीधी बात है, ये टफ फील्ड है, ये कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। आप आना चाहिए, आपको परफॉर्म करना चाहिए। और मैं तो राजनीतिक परिवार से बहुत ज़माने से रहा हूँ, तो मैं ये भी जानता हूँ कि अच्छी सरकारें भी हार जाती हैं और बुरी सरकारें भी बार बार जीतती हैं। तो आप परफॉर्मेंस करते हैं क्योंकि 5 साल आपको आशीर्वाद मिला है काम करने का। दोबारा जीत जाएं, तिबारा जीत जाएं, उसको आशीर्वाद मानिए। लेकिन आप हार जाएं तो ठीक है, निराशा होती है, लेकिन कोई रिवेंज वाली बात नहीं होती है। रिवेंज वाली बात, देखो रिवेंज तो जनता आपसे लेती है अगर आप उसके वायदे पूरे ना करें, और उसके पास अधिकार है रिवेंज लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सब बात Thank you, करने के लिए। तो आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मिलूंगी अगले एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ। फिलहाल दें इजाजत, नमस्कार।